अस्सलाम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मज़ाहमत पर आमादा तहरीक इंसाफ ने हुकूमत और कौमी डायलॉग कमेटी की जानिब से मुज़ाकरात की जो कोशिशें हैं उन पर अभी तक किसी के साथ इत्तेफाक तो नहीं किया है, लेकिन अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की सरबराही में एक नए मिसाक जमहूरियत पर इत्तेफाक ज़रूर कर लिया है। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में मुतफ़क्का तौर पर करारदाद की मंजूरी दी गई। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की और करारदाद में बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि मुल्क इस वक्त एक नहायत नाजुक और पेचीदा सियासी दौर से गुजर रहा है। जमहूरी क़ुव्वतों से मुतालबा यह है कि एक नए मिसाक जमहूरियत पर इत्तफाक किया जाए और इलेक्शन कमीशन की ऐसी तश्कील न हो जिस पर तमाम फरीक़ैन का इत्तफाक हो। करारदाद में यह भी कहा गया है कि बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। बानी चेयरमैन इमरान खान की मुलाकातों को बहाल किया जाए और साथ ही साथ असीर बानी चेयरमैन से सियासी राबिते रखने की इजाज़त भी दी जाए। नाज़रीन, ये जो करारदाद है इसमें कहा यह भी गया है कि सियासी असीरान के साथ इंसाफ और कानूनी बराबरी यकीनी बनाई जानी चाहिए। इजलास से मंजूर की गई करारदाद के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन को दौरा लाहौर पर खराज तहसीन पेश किया। हुकूमत पंजाब की जानिब से नाज़रीन कारकुनान पर लाठी चार्ज, रुकावटें खड़ी करने और पुलिस की गुंडागर्दी की मजम्मत की गई, जबकि वज़ीर आला KP के दौरे कराची पर उन्हें और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी गई। इस करारदाद में सिंध हुकूमत की जानिब से दौरे के दौरान रुकावटें डालने की मजम्मत की गई। करारदाद में मुतालबा भी किया गया है नाज़रीन के खैबर पख्तूनख्वा में PTI के बुलाए गए अमन जरगे का एलामिया मिनो अन तस्लीम किया जाए और इस एलामिया पर फौरी और मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। PTI ने करारदाद में शफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना नए इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया है और साथ ही साथ उमर अयूब, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, लतीफ़ चतराली, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज एहसान विर्क, राना फराज नून, राय हैदर अली, राय हसन नवाज और जमशेद दस्ती को खराज तहसीन पेश किया गया है। PTI ने यह करारदाद जो है इसमें शफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना नए इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया है। ये जो नाज़रीन नए मिसाक जमहूरियत पर इत्तेफाक राय है, ये अब कैसे हो रहा होगा और क्या ये मौजूदा तेज़ाबी सिचुएशन में मुमकिन है और क्या इस मिसाक के PTI दर्जा हरारत कम करने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट की कुर्बानी देने को तैयार है? इन अहम सवालों के साथ हम राबिता कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है PTI के सीनियर रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस साहब ने। एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो बहुत नवाजिश, शुक्रिया आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ये फरमा दीजिएगा कि जो मिसाक है इस पर इत्तेफाक राय के लिए हम देख रहे होंगे कोई बैठक, कोई जलसा, कोई APC हो रही होगी और क्या इसमें मुस्लिम लीग नून और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जगह भी बन रही होगी, क्योंकि गुज़श्ता दिनों की जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो शिरकत की दावत भी नहीं दी गई थी इनको। देखिए ना, शिरकत की दावत उनको क्या मिलेगी? आप जिस अंदाज के अंदर ये हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल में इसकी शायद पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भी कोई मिसाल नहीं मिलती ज़मीर फरोशी की, कि जानते बूझते कि वो हारे हुए हैं, असेंबली में चले गए, जानते बूझते हुए कि वो इस काबिल नहीं है कि वो हुकूमत बना सकें, उन्होंने झूठा ओथ भी ले लिया। तो ऐसे हालात में एक दुनिया में मिसाल है कि अनइलेक्टेड लोगों ने झूठा ओथ लेके हुकूमत बना ली। उनसे आप तवक्को करेंगे कि वो मिसाक जमहूरियत के ऊपर या उसकी कोई नई इस्टेब्लिश करने के लिए या आइन की बालादस्ती को कबूल करने के लिए या रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए वो कहीं पे आपके साथ देंगे या मिलेंगे? वो तो वो गुलामाना जहन के साथ किसी एक तरफ देखते हैं, इंस्ट्रक्शन वहां से लेते हैं और उसको फॉलो कर लेते हैं। तो जिस तरह इन्हीं के मुतालिक तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, कि दुनिया में फकत मर्दाने हुर की आंख है बीना। तो ये तो गुलामाना जहन जो है ये सबसे ज्यादा नुकसान देता है कौमों को। अच्छा, मैं आपके इस जवाब से क्या समझूं अहमद साहब, मैं आपके इस जवाब से क्या समझूं कि ये जो मिसाक है इस पर कोई इत्तेफाक राय के लिए कोई बैठक सिरे से हो ही नहीं रही होगी, या कोई बैठक या कोई जलसा या कोई APC अगर होती है तो आप ये फरमा रहे हैं कि उसमें नून लीग को नहीं बुलाया जाएगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ कि वो आएंगे नहीं, उनको बुलाया जाए। मैं तो इसका हामी हूँ कि सबको बुलाया जाए। अच्छा, लेकिन मैं वैसे आपसे ये कह रहा हूँ कि वो यकीनन आएंगे नहीं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो आएंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं आएंगे। जैसे एक छोटी सी बात थी, आपके सामने एक मिसाल है जी। कि सुहेल अफरीदी ने जब वो इलेक्ट हो गए तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद दी।
उन्होंने कहा जनाब एक रिक्वेस्ट है कि आपने मुबारकबाद तो मुझे दे दी है कि मैं इमरान खान से मेरी मुलाकात करवा दें। कहते हैं पूछ के बताऊंगा। अब जब प्राइम मिनिस्टर ये बात करे कि मैं पूछ के बताऊंगा आऊंगा, और पूछेगा किससे? जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। आप अंदाजा लगाइए ना कि ये जितने लेकिन सर आप लोग भी तो उसी लिम्ब ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जितने ऑफिसर से बात करना चाह रहे हैं ना, आप भी तो उन्हीं से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं ना, आपके ऊपर फिर ये इल्जाम लगता है। क्या इल्जाम लगता है? सर आप पे इल्जाम ये लगता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, आप सियासी पार्टियों से बात नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, हम तो देखें, हम तो गए भी हैं बात करने के लिए, हम तो बिल्कुल खुले दिल से गए थे बात करने के लिए। ये भी इल्जाम गलत है। आपको अभी याद होगा, मैं आपको याद करा देता हूं, पिछले साल दिसंबर की बात है, यानी ये दिसंबर 2023 की 2024 की दिसंबर 2024 की बात है कि जब पीटीआई ने अपने तौर के ऊपर यूनिलैटरली एक कमेटी तश्कील दे दी 6 रुकनी कि ये जाके ये टीम जो है ये हुकूमत के साथ गुफ्तो शनीद के लिए अगर जाना चाहे तो जाए। और उसका सरबराह उस वक्त जो थे वो उमर अयूब साहब थे, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे। जब ये अडयाला जेल में इमरान खान को मिलने गए और वहां से जब बाहर निकले, इमरान ने भी इनकी अप्रूवल दे दी कि हाँ आप जाएं बेशक। ठीक है। जब बाहर निकले तो 6 के 6 जो अरकान थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन समेत सबको गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद में रिहाई हुई उनकी। चलिए सर, वो तो ये कह रहे हैं कि पुरानी बातें जाने देना, वजीर आजम है, वजीर कानून है, वजीर पार्लिमानी उमूर है, स्पीकर कौमी असम्बली है, सर बारहा वो दावत दे चुके हैं ना, तो अब आप नजरसानी कर लेना उस फैसले पर। चले मान लिया कि उनसे गलती हो गई, जो चीजें आप फरमा रहे हैं, लेकिन अब मौका तो देना चाहिए। आप लोग तो फवाद चौधरी की जो डायलॉग कमेटी है सर, जो फवाद चौधरी साहब की डायलॉग कमेटी है, आप तो उसको भी मौका नहीं दे रहे हैं ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, जी सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। हाँ। और हमने, लेकिन एक जो है ना, जब ऑफर किया जाता है गुफ्त शनीद के लिए, जब हुकूमत ऑफर करती है वो एक बाज़ाब्ता तरीके से ऑफर करती है। ऐसा नहीं होता कि किसी बातचीत के अंदर किसी जगह पे आप असेंबली में बात कर रहे हैं और एक लफ्ज कहते हैं कि जी हम तो बात करने को तैयार। अच्छा, अगर कोई ऐसी कमेटी बनाई जाती है, बाज़ाब्ता तौर पर आपको दावत दी जाती है, तो आप ये फरमा रहे हैं कि फिर आप लोग हुकूमत से बातचीत करने के लिए, नून लीग से बात करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अगर ये प्रॉपर तरीके से ऑफर करेंगे तो यकीनन आएंगे बात करने के लिए। ठीक है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि वो प्रॉपर तरीके की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ये जो एहतजाजी एक मूवमेंट है, जो स्ट्रीट मूवमेंट आपकी तरफ से कहीं चलाई जाती है, कहीं रोक दी जाती है, जो आपने पंजाब में किया, जो आपने कराची में करने की कोशिश की, ये हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जी आप जब खुद अपने पार्लिमानी कमेटी की इस करारदाद में, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि मुल्क इस वक्त एक नहायत नाजुक और पेचीदा सियासी दौर से गुजर रहा है, तो आप पर फिर ये लाजिम है कि आप इसके खात्मे के लिए ये जो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट है इसको कुछ अरसे के लिए फ्रीज कर दें। आप फ्रीज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिए, बात यह है कि ये बात करते वक्त हुकूमत अपने भी गिरबान में तो झांक के देखे, ये हुकूमत कैसे बन के बैठी हुई है कि सारी बातें यही गलत कर रहे हैं। इनके पास सिवाय एहतजाज की और क्या रह गया बाकी? प्रोटेस्ट के अलावा कुछ तो नहीं है इनके पास। गलत गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तारियां हो गई, गैर कानूनी मुकदमे चले, सजाएं सुना के जेलों में बंद किया हुआ है, और फंडामेंटल राइट्स का तस्वर खत्म हो गया पाकिस्तान में। जुडिशरी जो है वो हुकूमत के अंगूठे के नीचे आ गई, तो बताइए क्या रहेगा बाकी? अच्छा, जुडिशरी की आपने बात की है, है मुल्क में, ठीक है, जुडिशरी की आपने बात की है, आपने पार्लियामेंट की बात की है, तो आपकी जो आज की करारदाद है इसमें इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र किया गया है। आप लोगों ने ये फरमाया है कि इसकी तश्कील 9 होनी चाहिए जिस पर तमाम फरीकैन का इत्तेफाक हो। लेकिन पहले हमें ये बता दीजिएगा कि पहले हम देख रहे थे कि पीटीआई को सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ था, अब पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन ही को आप लोग मुतनाज़े करार दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से रिएक्शन तो आएगा ना इन सारी चीजों का, जो आप लोग इस तरह की करारदाद में अगर बात करेंगे। आप बताइए ना, आप बताइए कि ये कानून के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन का पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है, और उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मुशावरत के बाद नया लगाना था, नहीं लगाया। वो देखिए ना, जहां पे कानून और आइन की हैसियत कोई ना रह गई हो, वहां पे आप क्या तस्वुर करेंगे उनसे
क्या हम प्रज्यूम करेंगे कि ये बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे? बात तो ये है कि आपने एक जर्नैल साहब आए, उन्होंने कहा ज़ियाउल हक साहब ने कि व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ बुकलेट ऑफ 10 to 12 पेजेस, आई कैन टेयर इट आउट एनी टाइम। ये सब आए हैं तो इन्होंने वो प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। लेकिन तो सर ऐसा सवाल क्यों ये हो रहा है कि है? आगे मुल्क को ऐसा क्यों हो नुकसान रहा है। है? नाकिदीन कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी पर आप ही लोगों पर डालते हुए दिखाई देते हैं। कहना नहीं, उनका यह है हमारे कि भी क्यों क्यों डालेंगे पीटीआई ना, ही की आइन तो मुखालिफत अपनी जगह पे है। सर अर्ज सुन लेना, सर अर्ज सुन लेना। जो उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सर आप भी खुद सुनते होंगे अहमद ओवैस साहब, वो ये कहते हैं कि क्यों सब आप ही के खिलाफ हैं, क्यों इदारे आपके खिलाफ हो रहे हैं, और क्यों अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आपके खिलाफ हो गई है, आपके केपी के वजीर आला हैं उनके सिंध के दौरे के बाद। तो मोर्दे इल्ज़ाम कहीं ना कहीं आपको ठहराया जा रहा है कि आप तमाम के तमाम लोगों से बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ना, वो उस वक्त तो उन्होंने खुले दिल से उनको इजाजत भी दी, अजरक भी पहनाई। अजरक की लाज नहीं रखी उन्होंने, इसलिए कि जब तक हुक्मनामा आ गया था कि भाई इनको बिल्कुल ऐसी इतनी छूट नहीं देनी। वो कह रहे हैं कि ये नहीं दी। सरासर इल्जाम है, कोई हुक्मनामा नहीं आया है, आप लोगों ने चीजों के खिलाफ वर्जी की, आप जो है वो क्या वजारे खिलाफ कायद के ऐसे ही खिलाफ आप लोग बात कोई सड़क होती पर नहीं वो है। करना चाह रहे थे, जलसा करना चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि नहीं, इतनी नहीं, बड़ी कोई जगह झगड़ा अंदर नहीं जो है कर वो रहे। भर नहीं सकते आप। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कोई ना सिंध झगड़ा नहीं हुकूमत कर की रहे तरफ थे, से। बिल्कुल किसी किस्म का झगड़ा नहीं कर रहे थे। और झगड़ा क्यों करेंगे? हम्म, अगर हम मामलात को अगर रुकावटें पैदा ना करें तो क्यों झगड़ा करेंगे? ये अपना प्रोटेस्ट है, वो उनको प्रोटेस्ट उनको करने दें, ये हक है, ये उसके फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। ठीक तो है। अच्छा। इसलिए ये हमें जब तक हुकूमत को जब तक देखिए, हुकूमत को हमेशा मैग्नेनिमिटी जो है वो हम्म दिखानी होती है, हम्म और ऑपोजिशन जो है वो डिफाइंस करती है। हम्म ये दुनिया, सारी दुनिया में ये दस्तूर है। चलिए मान लेना तो कि अभी वो मान मैग्नेनिमिटी जो लें है कि वो चले कभी नहीं हालात दिखाई। अभी आपके लिए वैसे नहीं हैं जैसे दुनिया भर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात रहते हैं। आप खुद कहते हैं ना कि आपके साथ बहुत सारे मामलात में बहुत ज्यादती हो रही है। तो चलिए इसी चीज को आप तस्लीम करते हुए थोड़ा आगे तो बढ़े ना, आगे आप लोग कदम बढ़ा दें। हम तो कह रहे हैं ना, देखें ना आगे, जब हक देखें, किसी दूसरे आदमी को पता हो या ना हो, हम्म जो इस वक्त अहले हुकूमत हैं, जो हम्म हुकूमत चला रहे हैं, हम्म जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, हम्म, जो मशावरत में शामिल हैं जी जी प्राइम मिनिस्टर की, उन सबको तो मालूम है कि वो किस किस कैफियत में बैठे हैं। ठीक है। इसलिए उनको मैग्नेनिमिटी दिखानी चाहिए, ये इसको सुलह सफाई के लिए और मामलात को एक हारमोनियस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हुकूमत ही को पहल करनी चाहिए, और हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप ऐसा माहौल नहीं बनने दे रहे हैं जिससे की जा सके। इसी का आप जवाब दे रहे थे एडवोकेट अहमद ओवैस साहब। बहुत शुक्रिया, आप पीटीआई की तर्जुमानी कर रहे थे, हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात कर रहे हैं हिमालय और कराकोरम के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वादी शख्सगाम पर भारतीय दावे की, जिसे चीन ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, वादी शख्सगाम का नाम 9 जनवरी को उस वक्त भारतीय मीडिया ने हेडलाइंस में लिया जब भारतीय वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने हफ्तावार ब्रीफिंग में शख्सगाम को भारतीय इलाका करार दिया और कहा कि भारत ने 1963 के नाम नेहाद पाक चीन सरहदी मुआहदे को कभी तस्लीम नहीं किया, और न ही हम भारतीय इलाके से गुजरने वाले CPEC को मानते हैं। वादी शख्सगाम का इशू गुज़श्ता बरस जून में भी उस वक्त उठा था जब सियाचिन ग्लेशियर के करीब से गुजरने वाली नई सड़क की सैटेलाइट तस्वीर मीडिया तक पहुंची। वादी शख्सगाम में वाक़े ये सड़क उस हाईवे G219 की एक अहम शाख है नाज़रीन, जो अस्करी और दिफाई नुक्ता नज़र से चीन की अहम तरीन शहरियानों में से एक है। ये जो शाहरा है ये दुनिया के दुश्वार गुजार तरीन इलाकों से गुजरती हुई भारतीय सरहद के साथ मुतवाज़ी चलती रहती है और सेंकियांग और तिब्बत के दूर अफ्तादा इलाकों को आपस में मिलाती है। जंगी सूरत हाल में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस सड़क के जरिए भारी हथियार, टैंक और हजारों फौजियों को तेजी से सरहद पर मुंतकिल कर सकती है। ये चीन की वो सप्लाई लाइन है नाज़रीन जिसके बगैर तिब्बत जैसे ऊंचे इलाकों में PLA के लिए अपनी मौजूदगी बरकरार रखना नामुमकिन है। और यही वजह है कि चीन ने भारतीय वजारत खारिजा की इस सड़क पर तशवीश मुस्तरद करते हुए इसे सिफारती बेअदबी करार दिया है। चीन वजारती खारिजा के मुताबिक शख्सगाम चीन का अपना इलाका है जिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की चीन का जायज़ हक है।
इस बारे में किसी तीसरे मुल्क का एतराज़ बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान माओ निंग ने नई दिल्ली को याद दिलाया है कि शख्सगाम के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1963 का जो सरहदी मुआहदा है वो दो खुद मुख्तार रियासतों के दरमियान एक कानूनी दस्तावेज है जिसने असल ज़मीनी पोजीशन की बुनियाद पर सरहदों का तयन किया था। भारत का इसे गैर कानूनी कहना आलमी सिफारती आदाब और तारीखी दस्तावेजात से चश्मपोशी है। नाज़रीन, अगर हम माजी में झांकें तो चीन और पाकिस्तान ने 2 मार्च 1963 को इस हवाले से एक मुआहदा किया था और उस पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जुल्फ़कार अली भुट्टो और चीनी वज़ीर ख़ारिजा छिन ई ने दस्तखत भी किए थे। ये जो दस्तखत हैं ये भारतीय हुकूमत का वादी शख्सगाम पर खुद मुख्तारी का दावा मुस्तरद करते हैं, जबकि तारीखी हक़ाइक़ और ज़मीनी हक़ाइक़ भी सरासर इसके मनाफी हैं और बताते ये हैं कि ये जो इलाका है ये कभी भी इंतज़ामी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा है, बल्कि तारीखी तौर पर बल्किस्तान की रियासत शिगर से मुंसलिक रहा है और अब ये चीन की खुद मुख्तार हुदूद में शामिल है। भारत शख्सगाम पर बिला जवाज दावा जम्मू कश्मीर पर अपने खासिबाना कब्जे को कानूनी जवाज देने के लिए करता है। नाज़रीन, इस हवाले से पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 1963 का मुआहदा और सी पैक मंसूबे एक तिजारती इंतज़ाम है जो मसला कश्मीर पर चीन के उसूली और गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ को तब्दील नहीं करते हैं। नाज़रीन, सी पैक एक खालिस्तान माशी ताउन का मंसूबा है जिसका बुनियादी मकसद जो है वो मकामी लोगों की इक़्तिसादी हालत को बदलना है, बेहतर बनाना है। भारत की जानिब से इसे गैर कानूनी करार देना दरअसल खित्ते के अवाम को तरक्की और खुशहाली से महरूम रखने की मज़मूम कोशिश है। वादी शख्सगाम में कदीम पोलो ग्राउंड और मकामी मकामात के नाम मोनी, बरांक्सा और बाल्टी पोलो जैसे नाम इस बात का सबूत है कि ये इलाका सदियों से बाल्टी सकाफत का हिस्सा रहा है जिसका भारत के किसी भी कदीम या जदीद सियासी नक्शे से किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता है। भारत की जानिब से शख्सगाम और सी पैक पर मुतबादिल बयानात दरअसल लद्दाख में अपनी हालिया नाकामियों और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने का नाकाम सियासी हरबा है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करने जा रहे हैं मारूफ तज्जियाकार हसन अल अरबी से और जानने की हम उनसे कोशिश करेंगे कि शख्सगाम को लेकर भारत इतना ज़्यादा परेशान क्यों है और क्या भारत इस वक्त ऐसी पोजीशन रखता है कि आलमी इदारों में शख्सगाम को लेकर राय का पहाड़ बना सके। वेलकम करते हैं हसन अल अरबी साहब को। हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर, ये फरमा दीजिएगा कि 2025 लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, हम जानते हैं कि वो साल, पिछला साल भारत की सिफारती और अस्करी शिकस्त का साल था। अब 2026 में हम देख रहे हैं कि भारत को चीन की तरफ से पहली शट अप कॉल मौसूल हो गई है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? जी, बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए। देखिए, भारत और चाइना के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। 2017 ऑनवर्ड्स जिस तरीके के बॉर्डर क्लैशेस हुए गलवान वैली के, अक्साई चिन के, तो ये सारे पूरी दुनिया के सामने हैं। बिल्कुल। और उसमें भारत को किस तरह मुंह की खानी पड़ी वो भी इस तारीख का एक हिस्सा है। भारत में आप ये देखें कि भारत का जो एक्सपेंशनिज्म है, जो हिंदुत्व का राइज है भारत में, वो अपना इम्पेटस और ताकत लेता है हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट ऑफ अखंड भारत से। अखंड भारत में जो तिब्बत का इलाका है वो भी भारत के अखंड भारत का हिस्सा है और उसके साथ साथ जो जिनजियांग प्रोविंस का बहुत सारा पार्ट है चाइना का, वो भी इनके अखंड भारत का हिस्सा है। अब आइडियोलॉजिकली जो तिब्बत है वो चाइना का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है और तिब्बत के अंदर इन्होंने जो वो दलाई लामा इंडिया के अंदर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, वो सारा जो मामला इन्होंने, भारत ने एज ए लिवरेज उसको इस्तेमाल किया हुआ है चाइनीज के खिलाफ, तो वहां से टेंशंस इंडिया और चाइना के दरमियान में बाकायदा तौर पे मौजूद हैं। चाइना इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स और इसके इर्द गिर्द बहुत सारा रीजन है जिसको चाइना क्लेम करता है और चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें ये सारे रीजन भी आते हैं और चाइनीज ये बात करते हैं कि इंडिया की जो इनके ऊपर हुकूमत कर रहा है इंडिया, या इंडिया ने इन पे जो कब्जा किया हुआ है वो इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है और वो चाइना की इंटरनल पॉलिसी के भी खिलाफ है। अब इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व का राइज था स्पेशली पोस्ट 2021 और पूरी दुनिया के साथ जो इनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट से जिस तरह के ख्वाब इंडिया देख रहा था कि वो इस खित्ते का बदमाश बनेगा, वो इस खित्ते का हेजेमन बनेगा, तो चाइना ने 2020 और 2021 के बाद से ही अपना जिनजियांग प्रोविंस और वो सारा रीजन जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पे हैवी मिलिट्री इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। सिर्फ जिनजियांग और तिब्बत के अंदर चाइना ने 37 CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक 37 मिलिट्री एयरपोर्ट्स बनाए हैं जो कि बहुत ज्यादा एक मुश्किल चीज है क्योंकि यहां पे हो ये रहा था
कि जिस रीजन के अंदर ये सारा वॉर थिएटर है वो दुनिया का बुलंद तरीन रीजन है और वहां पे बहुत मुश्किल है मिलिट्री टेरेन के हिसाब से। सो चाइना उस वक्त से परसीव कर रहा था इंडिया की तरफ से जो प्रॉब्लम आएगी। चाइना ने इंडिया को आउटस्मार्ट किया। पिछले 5 साल में उन्होंने अपनी पावर इतनी ज्यादा कंसोलिडेट कर ली है इस सारे रीजन के अंदर कि अब इंडिया के पास सिवाय फ्रस्ट्रेशन के और कोई टूल नहीं है। आप इनकी मजीद फ्रस्ट्रेशन देखती रहेंगी लेकिन इंटरनेशनल अरीना में या मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ भी नहीं कर सकते चाइना के खिलाफ। और इंडिया की फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ने की वजह देयर इज ओनली वन रीजन विच इज सी पैक, जो इस सारे रीजन से होके गुजरता है, जो कि ना सिर्फ चाइना पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर है। बिल्कुल, और इसी चीज़ पर हमें दिखता ये है कि भारत हमेशा से सीख पा रहता है। अच्छा, भारत की अपनी ओपोजिशन जमातें जो हैं भारत के अंदर ये आवाज़ उठा रही हैं कि जब 1963 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये मुआहदा हो रहा था, भारत अगर सच्चा था, ये सच्चा है, तो उसने ये मामला उस वक्त किसी आलमी फोरम पर क्यों नहीं उठाया? जाहिर है कि दुनिया को इसकी सच्चाई दिखाने के लिए ये एक बहुत वैलिड एक पॉइंट है। दूसरा ये कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ मुतनाज़ इलाकों पर तवज्जो मरकूज़ रखी है, इधर उधर ध्यान बटाए रखा, दूसरों को तंग करने के लिए पड़ोसियों में कहीं ना कहीं हमने देखा कि आपस में इख्तलाफात को बढ़ाने के लिए भी एफर्ट्स करता है, दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी को लेकर भी ये मुलव्वस है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा, जिसका जिक्र अभी आपने खुद फरमाया, कि चीन खामोशी से लद्दाख के अतराफ में अपनी पोजीशन मजबूत करता रहा है, जो उसका हक भी है। तो क्या इस तस्वीराती गलती को कांग्रेस इशू बना सकती है? मोदी के लिए मजीद मुसीबत खड़ी हो सकती है भारत के अंदर अगर वो शख्स गाम का नाम लेने से बाज नहीं आता? देखिए, बात यह है कि जो भारत है वो शायद दुनिया का वो वाहिद न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं अपने इलेक्टोरल कॉलेज को सफाइज करने के लिए। यानी अपनी फॉरेन पॉलिसी को वो एक वेपन या एक टूल बना के रेटरिक का अपने वोट्स जो हैं वो गेन करते हैं। सो जब आप इस तरह की फॉरेन पॉलिसी या इस तरह की आप सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लेके चल रहे हो जो फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, तो फिर होता यही है कि जो डिबेकल्स आपको फॉरेन पॉलिसी डोमेन में आते हैं वो डायरेक्टली फिर आपकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसको वीकन करते हैं। के साथ देवर कॉर्नर्ड। मई के अंदर जो पाकिस्तान ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस में जो कामयाबियां ली, उन्होंने कांग्रेस को ब्रीदिंग स्पेस दी और आपने देखा कि फिर उसके बाद से जो वो मोमेंटम था उसको कांग्रेस ने, स्पेशली राहुल गांधी ने, कहीं पे लूज नहीं किया। चाहे अमेरिका इंडिया के दरमियान में रिफ्ट हो, चाहे पाकिस्तान वाला मामला हो, चाहे मार्का हक बुनियानुल मरसूस हो, चाहे सिंदूर के फेलियर्स हो, उन्होंने दबा के इसके ऊपर बात की है इंडियन पार्लियामेंट में। ये चाइना वाला जो मामला है ये भी इंडिया का, इसके देयर इज नो फाउंडेशन टू इट। क्या इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनली मौजूद है कि वो चाइना को बैकफुट पे डाल सके शंगाम वाले मामले में? नहीं। क्या इंडिया के पास वो मिलिट्री माइट मौजूद है कि वो चाइना को प्रेशराइज कर सके? नहीं। इंडिया के पास है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। और चाइना जो है उसने आउटस्मार्ट किया है इंडिया को हर डोमेन में जो ये रीजन है इसको लेके। लेकिन यस, कांग्रेस जो है वो इस मामले को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगी, एक्सप्लॉइट। आपको याद होगा कि रिपोर्ट्स आई थी, रॉयटर्स की रिपोर्ट थी, दीगर अखबारों की भी रिपोर्ट थी 2017, 2018, 2019 में, कि तकरीबन स्विट्जरलैंड जितने बड़े इंडिया के इलाके के ऊपर चाइना कब्जा कर चुका है, जिसको चाइना क्लेम करता है कि हमारा है, और मोदी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। तो कांग्रेस ने उस वक्त भी इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, कांग्रेस अब भी इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगी। और इंडिया की जो मोदी की गवर्नमेंट है उसके लिए जो नाइटमेयर्स हैं वो खत्म नहीं हो रहे। ठीक है। अच्छा, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उसके नाइटमेयर्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो अपनी हिंदुत्वा सोच है उसकी वजह से भी आलमी मीडिया पर जो अब उस पर तनकीद हो रही है उसकी फ्रस्ट्रेशन भी हमें ये दिखाई दे रही है। लेकिन सर ये ज़रा फरमा दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं तारीख की, तो भारत के अफ़गानिस्तान के सिवा हम सभी ये जानते हैं कि तकरीबन हर पड़ोसी से उसको इशू रहे हैं, चाहे वो कोई भी उसकी पड़ोसी रियासत हो। मशरक़ी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी को वो भेजता रहा है, दिल्ली ने श्रीलंका में अगर हम देखें तो तामिल टाइगर्स को भेजा है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। ये जो मासूम ममालिक हैं इनमें भी भारत से बहुत सारे दहशतगर्द जो हैं भेजे गए हैं, ये ममालिक भी खाइफ दिखाई देते हैं। तो क्या ये जो छेड़छाड़ है ये किसी पॉलिसी का हिस्सा है या वक्त और हालात जो हैं वो इसको इशू बनाते आपको दिखाई देते हैं? लेकिन जब आपकी सिविलाइजेशनल रूट के अंदर इस तरह की यूनिफिकेशन, जिस तरह भारत को अगर आप देखें तो एक आर्टिफिशियल सेटिंग है। पिछले 1000 साल की तारीख देखें और पिछले
तकरीबन आप 70-80 साल की तारीख देखें तो आपको इनमें तजाद बहुत ज्यादा नजर आएगा। इंडिया जब भी एक यूनियन की फॉर्म में रहा है तो इट हैज ऑलवेज टेकन अ मुस्लिम रूलर टू यूनाइट इंडिया। कभी भी करंट ब्राह्मनाइज्ड एलीट पिछले 1000-1500 सालों में इंडिया को उन्होंने रूल नहीं किया। जब एक आर्टिफिशियल सेटिंग के तहत आप आते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती हैं। आपने उसको, यानी पूरे इंडिया के बारे में ये मशहूर है कि आप अगर इंडिया के नक्शे से लकीरें हटा दें, शायद ही कोई भारतीय हो जो वापस रियासतों के नाम लिख सके। वहां पे बहुत सारी आपकी मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, कोई भी चीज इंडिया को आपस में यूनाइट करने वाला फैक्टर मौजूद नहीं है। तो आप यूनाइट फिर कैसे करते हैं? आप यूनाइट करते हैं हाइपोथेटिकल जिंगोइस्टिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। और वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इंडिया विल बी फॉर हिंदूज ओनली, और अखंड भारत का मतलब है कि हम इर्द गिर्द के सारे रीजन्स पे कब्जा करेंगे। इसी वजह से जो इंट्रिंसिक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जब वो हिंदुत्वाइज हो जाती है, जब बीजेपी पावर में आ जाती है, जब आरएसएस पावर में आ जाती है, तो फिर जाहिर है जो इर्द गिर्द के मुमालिक होते हैं उनके अंदर ये दहशतगर्दी करवाते हैं, क्योंकि इनके इंटरनल इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। आज अगर पाकिस्तान के अंदर टीटीपी बीएलए की दहशतगर्दी बंद करवा दें, कल मोदी को वोट कौन देगा? आज अगर बांग्लादेश के अंदर ये दहशतगर्दी बंद करवा दे, कल को वेस्ट बंगाल में इनकी हुकूमतों को वोट कौन देगा? आज अगर वो तमिल टाइगर्स के थ्रू दहशतगर्दी बंद करवा दें श्रीलंका के अंदर, उस वक्त जब इन्होंने दहशतगर्दी की, उसका मोटिवेशन यही था कि तमिलनाडु को इन्होंने कंट्रोल करना है। आज वो नेपाल और भूटान के अंदर दहशतगर्दी बंद करवा दें, 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। जो हिंदुस्तान में बसने वाले लोग हैं, जब वो गुजरात के कसाब को वहाँ का वज़ीर आज़म बना सकते हैं, तो दीगर वो किन किन ममालिक में क्या कर सकते हैं, या अपने लोगों के साथ वो क्या कुछ करते हैं, ये भी दुनिया से ढका छुपा नहीं है। और ज़ाहिर है कि इन सारी चीज़ों को लेकर आलमी मीडिया अब भारत पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है, तो उस पर तवज्जो जो उसके साथ हुआ है, ख़ासतौर पर 2025 में जो पाकिस्तान ने उसके साथ किया है, उस पर से भी तवज्जो हटाने के लिए अब दिखता यह है कि वो चाइना के साथ कुछ छेड़छाड़ चाह रहा है। बहरहाल आप अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। हसन अल-अरबी साहब, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, सर बहुत नवाजिश इसके लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं सर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं उन मासूम तालिबे इल्मों की जिनके लिए मकतब मक्तल बन जाते हैं। ऐसा ही एक कत्ल कराची के इलाके मंगो पीर के अजीज़ बरोही गोठ में हुआ, जहां 1 दिसंबर 2025 को मदरसे के मुअल्लिम के हाथों इंसानियत सोज तशद्दुद के बाइस 6 साला तालिबे इल्म हसन वल्द हबीबुर रहमान शदीद जख्मी हुआ और फिर गुज़श्ता रोज़ अस्पताल में दौरान इलाज चल बसा। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि मदरसे के मुअल्लिम ने 6 साला हसन पर बेईमाना तशद्दुद किया और डंडे मार कर मासूम तालिब इल्म की सर की हड्डी तोड़ दी थी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्चे के दिल, दिमाग और फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया था, जबकि ये सूरत हाल सिर्फ पोलियो या खसरा की वजह से होती है। बच्चे के वालिद के मुताबिक हसन बहुत ज़्यादा खौफज़दा था और वो दौरान इलाज भी अचानक चीख मार कर उठ बैठता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुअल्लिम को गिरफ्तार भी कर लिया था नाज़रीन, लेकिन मुअल्लिम को 2 लाख रुपए के एवज जमानत भी मिल गई। 6 साला हसन के वालिद हबीबुर रहमान का कहना था कि इब्तदा में हसन को कराची के जिना अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उसे चंद रोज़ बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया था। ताहम घर आने के बाद हसन की तबीयत दोबारा बिगड़ गई, जिस पर उसे दोबारा अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। लेकिन नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है और नहीं कराची या किसी और शहर तक ऐसे वाक़यात महदूद हैं। इस किस्म के जो कातिल उस्ताद है वो मुल्क में कहीं भी हो सकते हैं। गुज़श्ता बरस की बात कर लेते हैं। जुलाई का महीना था। स्वात में एक 12 साला मदरसे का एक तालिब इल्म, उसे ऐसे ही एक वहशी उस्ताद के हाथों ऐसे ही टॉर्चर को सहना पड़ा था, जिससे वो ज़िंदगी की बाजी हार गया था। जहाँ भाग तालिब इल्म फरहान के चचा के मुताबिक मदरसे के मोहतमिम का बेटा मकतूल से नाजायज़ मुतालिबात करता था। फरहान मदरसे वापस जाने को तैयार नहीं था और मकतूल का चचा उसे अपने साथ मदरसे लेकर गया और मोहतमिम से शिकायत की, जिस पर मोहतमिम ने माजरत की और उसी दिन नमाज मगरिब के बाद मदरसे के नाजिम ने कॉल करके बताया कि उनका भतीजा गुसल खाने में गिरकर जख्मी हो गया है। और जब फरहान के घर वाले अस्पताल पहुंचे तो उसकी तशद्दुद ज़दा लाश सामने थी। गुज़श्ता बरस ही सरगोधा में 14 साला मोहम्मद आसिफ ऐसे ही फिरऔन सिर्फ उस्ताद के तशद्दुद से मौत की भीड़ चढ़ गया था। इससे पहले 2024 में सरगोधा के एक निजी स्कूल में एक जालिम उस्ताद के तशद्दुद से नवी जमात का तालिब इल्म समीउल्लाह कत्ल हो गया था। यानी स्कूल हों, मदारिस हों, पाकिस्तान में जनूनी मजाज के जो नफ्सियाती असातिज़ा हैं वो कहीं भी किसी की भी जान ले सकते हैं।
एक तरफ तो ये कुछ वाकयात हैं जो मैंने आपके सामने रखे, दूसरी जानिब बच्चों से जिनसी ज्यादती के घिनौने वाकयात अलग हैं। आलमी नशियाती इदारा VOA ये रिपोर्ट करता है कि 5 बरसों के दौरान बच्चों से जिनसी तशद्दुद के 5398 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2022 से 2025 तक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ऐसे वाकयात की तादाद 200 के करीब है। यानी दारुल-हुकूमत में भी बच्चे महफूज नहीं हैं। एक सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गुज़िश्ता बरस इस्लामाबाद में बच्चों पर तशद्दुद के 267 वाकयात हुए और सिर्फ 7 केसेस में सजा हुई, जिसके बाद यही कहा जा सकता है कि किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। इस सुलगते इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं GTV कराची के सीनियर क्राइम रिपोर्टर समीर कुरैशी साहब। समीर, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पहले तो ये बताइएगा कि अदालत ने ये जो मुजरिम है, मैं तो इसको मुजरिम कहूँगी, ज़ाहिर है कि उसके वालिदैन बता रहे हैं कि किस तरह से उसके ऊपर ये बेईमाना टॉर्चर किया गया। ये बताइएगा कि ये जो मासूम बच्चा सेहतयाब नहीं हुआ था तो किस तरह से फिर इसकी ज़मानत हो गई थी 2 लाख के एवज? क्या बताया जा रहा है, वकला क्या बताते हैं, उसके पेरेंट्स क्या बताते हैं बच्चे के? जी देखें, ये सबसे बड़ा मसला था कि ये दिसंबर 2025 का वाकया है, जब ये बच्चा जो है जब घर पहुंचा था तो उसके सर पे जो है वो मुअल्लिम ने डंडे मारे थे। तो जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसे फिट्स पड़ना शुरू हो गए थे और उसकी हालत गैर होना शुरू हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल वालों ने ये बताया कि इसकी हालत सही नहीं है क्योंकि वो उसे फिट्स आ रहे थे, झटके लग रहे थे उसे, और उसके मालूम ये हुआ था कि उसके सर के ऊपर जो डंडे मारे तो इसके अंदर, सर के अंदर जो हड्डियां हैं उसको नुकसान पहुंचा है। FIR होती है पहले। जब ये 1 दिसंबर का वाकया है, जब वालिदैन थाने गए तो थाने वालों ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, उन्हें सिंपल सा रोजनामचे में एंट्री करके पर्ची देकर अस्पताल भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब मीडिया ने शोर मचाया और मीडिया की जानिब से खबरें चली तो उसके बाद जो है 3 दिसंबर को जो है मुकदमा दर्ज किया गया। मुअल्लिम थे, अल्लाह बचाए उनका नाम था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया। मुलजिम को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उसकी अदालत से जो है 2 लाख रुपए के एवज जो है वो जमानत हो गई, क्योंकि FIR के अंदर जो मुकदमे में दिफात लगाई गई थी वो 337 है और 328A की दिफात लगाई गई थी जो तशद्दुद की दिफा होती है। तो उसके अंदर जो है वो हमारी वकला से बात हुई थी, उनका ये कहना है कि बेलेबल ऑफेंस है ये, और उसके बाद इसकी जमानत हो गई। इसके बाद बच्चे की हालत दोबारा बिगड़ी और दोबारा ये कुल 42 दिन जो है बच्चा अस्पताल में रहा और उसके बाद जो है गुज़िश्ता रोज वो जानवर न हो सका। हसन, जो 6 साल हसन था, और वो उसका इंतकाल हो गया। अब जो है इस मुकदमे को आगे लेके बढ़ा जाएगा और इसमें जो है अब 302 की दिफात जो है वो शामिल की जाएंगी। आज भी जो है वो पुलिस ने जो है मुतादिद मुकामात पर उस अल्लाह बचाओ के लिए छापे भी मारे हैं। हाँ। 3 से 4 मुकामात पर छापों की इतला है, लेकिन मुलजिम जो है गिरफ्तार न हो सका। हमारी पुलिस से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि मुलजिम जब अगली पेशी पे कोर्ट आएगा तो उसे वहां से जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा समीर, पाकिस्तान में और कुछ हो ना हो, लेकिन जब कोई ऐसा वाकया हो जाता है और फिर वो अगर मीडिया पर रिपोर्ट हो जाता है तो हुकूमत कहीं ना कहीं नोटिस लेती हुई ज़रूर दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ नोटिस ही लिए जाते हैं, बाकी तो कुछ होता होता हमें दिखाई नहीं देता। तो क्या इस वाकये का वज़ीर आला सिंध की जानिब से, किसी और हुकूमती एहलकार की जानिब से कोई नोटिस लिया गया है अब तक? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि मासूम हसन की नमाज जनाजा जब अदा की गई तो कोई हुकूमती शख्सियत शरीक थी, कोई वहाँ पर पहुँचा है उसके अहल खाना से इजहार हमदर्दी के लिए, इजहार ताज़ियत के लिए? जी देखिए, सिंध हुकूमत की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो इंसानी हुकूक के मुशीर भी हैं और उसके अलावा वजीर भी हैं, लेकिन किसी किस्म का अब तक इस वाक़े के बाद जो है उसकी इंतकाल को 24 घंटे से जायद गुजर चुका है। हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने नोटिस नहीं लिया, ना हुकूमत ने नोटिस लिया। यहाँ तक एक अलमिया ये है कि उसके नमाज जनाजा में हुकूमती नुमाइंदे तो दूर की बात है, इलाके के जो मुकामी नुमाइंदे होते हैं
जो टाउन चेयरमैन होते हैं या वाइस चेयरमैन होते हैं या कोई इलाकाई लोग होते हैं, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। सिर्फ उसके जनाजे में तो इनके वालिद के दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे, अजीज व अकारिब थे, उन्होंने शिरकत की और वही दुआएं देते नजर आए। इसकी वालदा दुआएं देती नजर आई कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक किसी किस्म का भी कोई नोटिस नहीं लिया। ठीक है, न तो नमाजी जनाजा में किसी अहम शख्स शिरकत की है कि उनके घर वालों से ताज़ियत की जाए या इजहार हमदर्दी किया जाए या यकजहती का इजहार किया जाए, और न ही कोई इस पर अभी तक नोटिस लिया गया है। मुलजिम जो है जिसे अदालत ने 2 लाख रुपए के इवज़, जब ये मासूम बच्चा अस्पताल में ज़ेर इलाज था तब इसको ज़मानत दे दी थी, अब उसको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को इसमें कोई कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हुई है। समीरा, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही।